लाइक यस्टरडे हमने क्या किया था कि इफ फंक्शन का यूज करके हमने सिर्फ कोई रिमार्क दिया दिया था, इधर पास और फेल, प्रॉफिट और लॉस, या और भी हमने जैसे कि ग्रेड्स कैलकुलेट करके मतलब ग्रेड्स प्रिंट करा दी थी। लेकिन जो भी डिसीजन लिया था दैट वाज ऑल अबाउट प्रिंटिंग समथिंग, बीट ग्रेड और सम वैल्यू, बीट नंबर, वट एवर इट इज। जैसे कि बोनस प्रिंट कराया था, या तो फिर हमने उनके ग्रेड्स या उनको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन इफ फंक्शन की ये भी एक क्वालिटी होती है कि ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशंस इट आल्सो हेल्प्स अस टू कैलकुलेट समथिंग। फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सपोज हमारी कंपनी के सेल वैल्यू पड़ी है, कुछ हमारे एम्प्लॉयज हैं, सपोज वी हैव एम्प्लॉयज ए एंड बी एंड सी एंड डी एंड ई, देयर आर 5 employees here in sale department and they have given a certain amount of sale for this month. So suppose उनकी सेल है 12,000, then 25,000, then suppose 18,000, then 9,500 and lastly 22,000। ये हमारे पास कुछ सेल के फिगर्स हैं। अभी क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट एंड प्रिंट देयर कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यू ऑफ सेल दे मेड। ये हमारे यहाँ पर कंडीशन है। लेकिन क्या है कि कंपनी जो है वो अपने स्ट्रैटेजी कुछ डिफरेंट ही डिसाइड करती है। जैसे नॉर्मली अगर आपसे कह दिया जाए कि जो भी सेल है उस पर 5% कमीशन कैलकुलेट करके दे दीजिए, तब तो आपको कुछ करना ही नहीं है। फिर तो आप बस कहेंगे इज इक्वल टू जो भी सेल की वैल्यू है इंटू 5%, एक का कैलकुलेशन कमीशन कैलकुलेट हो गया और सभी का कमीशन कैलकुलेट होकर के आ गया। तब तो आपको बस इतना ही काम करना है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि अगर ऐसा करना है तो देखिए, जिसने 9,500 की सेल की थी उसको तो, या 95,000 हो गया ये, जिसने 9,500 की सेल की थी उसके लिए तो ठीक है, उसने कहा चलो भैया जो सेल की थी 5% कमीशन हमें मिल गया। लेकिन जिसने सेल की है 25,000, उसको बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग रहेगी। वो कह रहे हैं कि भाई इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे क्या मिला, 1,250 रुपए मिले। यानी मैं और वो बंदा जो 9,000 रुपए की सेल कर रहा है या लगभग 9,000 रुपए की सेल कर रहा है, हम दोनों जो है वो सेम क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं, सेम कैटेगरी में। तो एक लेवल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन एम्प्लॉइज में जनरेट होता है और फिर वो आगे इंस्पायर नहीं होते हैं अच्छे काम को करने के लिए। होता क्या है कि फिर वो एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, कहते हैं ठीक है मिलना तो इतना ही है, ज्यादा सेल करके क्या करना है। तो वो लेवल ऑफ मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। तो कंपनीज अपनी स्ट्रैटेजी कुछ इसी तरह से प्लान करती हैं कि एम्प्लॉयज हमेशा मोटिवेट हो, इंस्पायर हो अच्छे टास्क के लिए। और इसके लिए वो कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजी प्लान करती है। जैसे यहाँ पर एक कॉमन अमाउंट ऑफ परसेंटेज नहीं मिलेगा सबको। उन्होंने कुछ अपने क्राइटेरियाज बना दिए कि जिसने सपोज लेस देन 10,000 सेल की है उसको तो हम 0 कमीशन देंगे, उसको कोई कमीशन देंगे ही नहीं। लेकिन जिसने 10,000 से लेकर के सपोज सेल की है 15,000 तक, उसको जितनी भी सेल उसने की है उस सेल का हम 5% कमीशन देंगे। एक कंडीशन हमारी ये बनकर के आ गई। फिर जिसने 15,001 से लेकर के यहाँ पर 20,000 तक की सेल की, उसको हम देंगे सेल का 12% कमीशन। जिसने 20,001 से लेकर के 25,000 तक की सेल की, उसको हम देंगे सेल का 20%। और यदि किसी ने इससे भी ऊपर सेल कर दी, यानी ग्रेटर देन 25,000 पे यदि किसी ने सेल किया है, तो हम उसको सेल का 25% देने वाले हैं। तो अगर हमें ये क्राइटेरियाज हो और उनके बेसिस पे अब हमें यहाँ पर प्रिंट नहीं करना है कि कितना परसेंट, वो परसेंट कैलकुलेट करके निकालना है हमको यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमारी इतनी सारी कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पर हम काम करेंगे। अभी कंडीशंस आपको क्लियर है? जी। तो यहाँ पर कुछ हमने फिगर्स और बढ़ा दिए हैं और इस तरह से हमने जो है यहाँ पर ये कुछ वैल्यूज यहाँ पे रैंडम फिगर्स लिख दी। अब क्या है कि कंडीशन ये है और इनके बेसिस पर ये हमारे डिसीजंस हैं और ये चीज हमें अप्लाई करनी है अपनी इन वैल्यूज के ऊपर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इज इक्वल टू इफ लिखेंगे और पहली कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल जैसे हमने कल बताया था, हम पहला क्राइटेरिया लगाएंगे कि इफ द वैल्यू रिटन इन दिस सेल इज लेस देन 10,000, क्योंकि हमारी कंडीशन लेस देन 10,000 ही है, 10,000 लेस देन और इक्वल्स टू 10,000 नहीं है। दैट मीन्स
दिस क्राइटेरिया इज फॉर दोज पर्सन्स हु हैव मेड सेल लेस देन और इक्वल्स टू 9,999 रुपीज। उतने लोगों को यहाँ पर आ रहा है, तो उनको क्या देना है, उनको तो जीरो ही लिखना है, तो टाइप करना है, तो जीरो को हम डबल कोट्स में ऐसे लिख देंगे क्योंकि सेम वैल्यू इज टू बी टाइप्ड हियर इन द सेल। क्लियर? क्लियर। Now coming to next condition, if the value written is in this cell is less than or equals to what? Less than or equals to 15,000 as per our given criteria. Once again, as per our given criteria. तो ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। तो हम क्या करना चाहते हैं, सेल का 5%, वॉट एवर द सेल इज, इट शुड बी कैलकुलेटेड, 5% ऑफ दैट सेल शुड बी कैलकुलेटेड। तो अब हमें यहाँ कैलकुलेशन करना है, तो हम लिखेंगे नहीं डबल कोट्स में, बल्कि कैलकुलेशन का पैटर्न यहाँ पर डालेंगे। और कैसे डालेंगे, अब डबल कोट्स वगैरह कुछ नहीं आएंगे, सीधे वो सेल सेलेक्ट करेंगे जहाँ सेल लिखा है, और इसका कितना देना है हमको, 5% इंटू 5%, ये लिख देंगे। फिर अगली कंडीशन पे आएंगे, इफ द वैल्यू रिटन हियर इन दिस सेल इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट, 20,000। तो अगेन आई विल सिलेक्ट द सेल एंड इनटू कितना परसेंट देना है, 12% हमको देना है, तो ये 12% दे दिया, कॉमा, वंस मोर अनदर कंडीशन, if the value written here in this cell is less than or equals to 25,000, then it should be calculated as into 20%, less than equals to है ना अभी, okay, up to 25,000, so it should be 20,000, but now ultimately कितना है, 25,000। तो अब कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, सिर्फ कह देंगे this cell address into 25% और काउंट करके सारे के सारे ब्रैकेट्स हम क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। और देखिए एज पर अवर क्राइटेरिया ये सबके कमीशन कैलकुलेट होकर के आ गए। इन्होंने लेस देन 10,000 सेल की थी, तो देखिए इनको जीरो मिला। अगर ये 9,999 तक भी होते तो भी इनको कमीशन जीरो ही मिलता। हाँ, अगर इनकी सेल वैल्यू 10,000 हो जाती तो सेल का 5% दैट इज 500 देखिए इनको मिल गया। तो इस तरह से हम जो भी वैल्यू यहाँ पर दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी सेल्स के कमीशन यहाँ कैलकुलेट हुए और प्रिंट भी हो गए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रेटर देन 25,000 में आपको 25% देना है, तो ग्रेटर देन 25,000 में ये 30,000 आ रहा है, तो 25 3 75, और देखिए ये 7500 इनका कैलकुलेट होकर के 25% आ गया। तो इस तरह से आप सिर्फ यही नहीं करते हैं कि बस आप प्रिंट कर दें गुड बैड और व्हाटएवर की कीप इट अप और ग्रेट वर्क या फॉल्स और ट्रू, आप कैलकुलेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन और नंबर ऑफ कंडीशंस बाय विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। इज इट क्लियर? यस, क्लियर। इस चीज को एक छोटे से एग्जांपल से और देख लेते हैं। जैसे ये रिपोर्ट कार्ड वाला हमारा डेटा था, तो यहाँ पर हमारे वैसे तो हमने मार्क्स कुछ ऐसे दिए कि सभी बच्चे पास हैं, बट सपोज यहाँ पर 2-3 बच्चे फेल हो गए होते, और यूजुअली स्कूल्स में ये पहले से बोल दिया जाता है कि आप बच्चों को फेल मत करिए, चाहे वो बिल्कुल मार्जिन पे ही पास हो, पास कर दीजिए उनको। तो अगर यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चों का परसेंटेज लेस देन 50% है, उनके टोटल मार्क्स में उतने मार्क्स ऐड कर दीजिए कि वो पास हो जाए। तो लेस देन 50% का मतलब ये है कि उस बच्चे के 500 से कम मार्क्स हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जहां जहां बच्चा फेल है वहां वहां उसके मार्क्स ऑब्टेन की वैल्यू क्या हो जाए, उसके मार्क्स ऑब्टेन की वैल्यू शुड बी उसमें मतलब 500, उसमें उसको 500 के इक्वल कर दिया जाए। हम ये करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कह देंगे इज इक्वल टू इफ, अब फेल कहाँ लिखा हुआ है, पास फेल वाला कॉलम ये है, तो हमने कहा अगर यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू इक्वल्स टू है फेल, तो क्या करिए, तो इसके जो यहाँ पर टोटल मार्क्स हैं इनकी वैल्यू क्या कर दीजिए, 500 कर दीजिए। नहीं तो कुछ मत कीजिए, एक कॉमा लगा करके बस आप कुछ मत कीजिए, मतलब वो वैल्यू जैसी थी वैसी ही रहे। तो इसी सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो अब देखिए जो बच्चा पास था
उस बच्चे के टोटल मार्क्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बच्चा फेल है, जैसे यहाँ पर ये बच्चा देखिए फेल है, तो इसके टोटल मार्क्स, अरे सॉरी, यहाँ पर इसको प्रिंट करना था हमको, ये तो इस तरह से ये वैल्यू 500 हो जाए, और नहीं तो बाकी जैसे थे वो वैसे ही रहें, उस पर कोई भी फर्क ना पड़े। तो इस तरह से इफ फंक्शन का यूज करके एक या बहुत सी कंडीशंस लगा करके आप सिंपल प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कैलकुलेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, और इवन आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अभी आपने ये निकाल के देखा, सेल्स के कमीशन कैलकुलेट करके देखा। इसी तरह से अगर कोई हमारे पास शीट होती जिसमें हमारा डेटा प्रॉफिट और लॉस वाला था, जैसे हमने कल किया था कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो ये तो हमें देखिए यहाँ पता चल गया कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ये कैलकुलेट करके बताइए कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, और लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट कितना है, अगर ये आपको कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो एक बार ये काम करने के लिए भी आपको इफ फंक्शन से ही हेल्प लेनी है। बस लॉजिक इतना मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए, चीजें एकदम बिल्कुल सही से मतलब टिप्स पे होनी चाहिए कि फंक्शन कैसे यूज करेंगे। तो अगर हम अपनी नॉर्मल मतलब डे टू डे लैंग्वेज की बात करें तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर प्रोडक्ट में को सेल करने में प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट होके आ जाए, नहीं तो लॉस परसेंट कैलकुलेट होके आ जाए, ये हम कहना चाहते हैं। अब इस चीज को एक ही फंक्शन में कैसे कहेंगे? आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हो गया। चलिए, तो हमें ये चीज कैसे करनी है? अब हम सबसे पहले तो कहेंगे कि अगर प्रॉफिट हुआ है, यानी इस सेल में अगर लिखा है प्रॉफिट, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही तो होता है। तो हम प्रॉफिट निकालेंगे पहले। अब देखिए यही ब्रैकेट के अंदर अपनी कैलकुलेशन कर डालेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दिस होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। देखिए ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, कॉमा के बाद से ये पूरा एक एक्सप्रेशन था जिसको मैंने यहाँ पर इतने हिस्से को ब्रैकेट में एनक्लोज किया। क्यों? क्योंकि हम पहले चाहते हैं कि ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो, वो वैल्यू जो है वो प्रॉफिट होगा, that will be divided by the value written in this cell, that is cost price, and then this whole expression will be multiplied by 100. clear? ओके ठीक है, तो ये तो हो गया कि अगर सेल में प्रॉफिट लिखा है तब, लेकिन अगर लॉस लिखा है तो क्या करें? तो फिर लॉस के लिए लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस निकालना पड़ता है, और लॉस के लिए क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और फाइनली हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एक ही ब्रैकेट हमने ओपन किया, देखिए कंडीशन एक ही है, और यहाँ पर अंदर जो ब्रैकेट ओपन हुए थे वो वहीं पर क्लोज हो गए, और लास्ट में हम एंटर कर देंगे। तो देखिए इसका आ गया यहाँ पर 20%। अगर प्रॉफिट है तो 20% प्रॉफिट आया, फिर 20 ये प्रॉफिट परसेंट आया, और अगर लॉस है तो ये लॉस परसेंट आ गया। यहाँ क्योंकि हमने वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन हटा दी, तो यहाँ पर जीरो, ना लॉस ना प्रॉफिट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ तो 20% प्रॉफिट है, यहाँ पर 60% प्रॉफिट है, यहाँ पर इतने परसेंट लॉस है, और यहाँ पर इतना परसेंट लॉस है। तो इस तरीके की कैलकुलेशंस के लिए देखिए फंक्शन ये वाला जो है हमारा इफ फंक्शन, ये इतना हेल्पफुल होता है। अब इसके अलावा अगर आपको कोई अपनी पर्सनल कोई रिक्वायरमेंट है किसी तरीके का डिसीजन लेने की, तो आप मुझे बताएं। मैं कल एक मार्जिन हाँ शीट आपको फॉरवर्ड करूंगा मैम। ठीक है, ठीक है। मेरे को एक्चुअली वो बनाना है, मतलब वो मार्जिन शीट बनाना सीखना है, बिकॉज उसमें देयर आर मल्टीपल कैलकुलेशंस। ओके ओके। तो वो मेरे को थोड़ा सीखना है। मतलब अभी जैसे सिंपल वाला तो आ गया, और ये वाला तो हम्म, खैर अप्लाई करना ही पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। बट एक जो डे टू डे लाइफ वाला है ना, वो जो मार्जिन हम्म शीट्स में बनाने हैं, प्रॉफिट लॉस और ये सब पूरा वाला, हम्म। कल मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो और बाकी आप एनालिसिस कर लीजिएगा। आपको जैसे कोई और दिमाग में क्वेरी आती है इस चीज से रिलेटेड या इस डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो ये तो हो गई बात इफ फंक्शन की, और आपने देखा कि कितनी सारी चीजों में इफ फंक्शन हेल्प करता है। तो ये अकेला ही अपने आप में काफी सारे फंक्शंस के इक्वल है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है
सम इफ, ये देखिए। तो अब ये देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि सम इफ, इसका मतलब है तो कुछ ना कुछ एडिशन से रिलेटेड ही, बट क्योंकि यहाँ पर इफ भी दिया है इट मीन्स कि यहाँ पर ऐड भी करना है, बट ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल और नंबर ऑफ कंडीशंस। एक कंडीशन भी हो सकती है और बहुत सी कंडीशंस भी हो सकती हैं। कैसे हम इसे अप्लाई करेंगे? अब जैसे यहाँ पर हमारा डेटा बना हुआ हो, अगर कोई सा भी, सपोज आपके पास ही अगर सैलरी का डेटा बना है, जैसे कि आपने सैलरी का डेटा बनाया होगा, तो उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, कि मैं यही ले लेती हूँ, इसको मैं सिंपल कर देती हूँ। ये हमारा डेटा कुछ मंथ्स का हमने बना के रखा हुआ है यहाँ पे, इसी डेटा को मैं ले लेती हूँ। इसका फॉर्मेट हम क्लियर कर रहे हैं, बिल्कुल प्लेन कर दे रहे हैं इसको। और ये जनवरी फरवरी है, यहाँ पर कुछ मंथ्स और ले लेते हैं, मार्च। तो यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास रिपीटेडली हमने डेटा दिया हुआ है, और ये कुछ महीनों का डेटा है। जैसे ये मार्च का डेटा, मार्च तक आ गया हमारा, फिर ये आ गया हमारा अप्रैल, और बस एक और मंथ ले लेते हैं हम, मई। बस ये 5 मंथ्स का डेटा हम यहाँ पर ले रहे हैं, बाकी हम ये सब रिमूव कर दे रहे हैं जो भी कुछ है, और यही वैल्यूज हम कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं फिलहाल तो। और यहाँ पर हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 डिफरेंट मंथ्स का डेटा है जिन पर काम किया हुआ है। इनमें प्रोडक्ट्स का नाम दिया हुआ है, इनमें आपका जो है क्वांटिटी, रेट और क्वांटिटी के बेसिस पर प्राइस निकाला हुआ है। अब अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि इन पूरे 5 मंथ्स का टोटल क्या था, 5 मंथ्स की टोटल हमारी सेल कितनी हुई, तो हम क्या करेंगे कि अगर यहीं पर निकालना है, मान लीजिए टोटल सेल, तो हमें क्या करना होगा कि जितने भी प्राइस की वैल्यू है उन्हें ऐड कर देंगे। इसके लिए तो हम यूज कर लेंगे सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और पूरी रेंज जनवरी से स्टार्ट करके मई तक आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो इससे तो आपको पता चल गया कि 5 महीने में भाई हमारी सेल जो है वो 10,73,540 रुपीज हुई। तो ये तो हम सम फंक्शन से कर रहे हैं। बट अगर अब आपसे मैं बोल दूं कि सपोज मैं ये देखना चाहती हूँ कि इन पूरे 5 मंथ्स में केवल हमारी स्प्राइट से कितनी सेल हुई। एक प्रोडक्ट है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट है स्प्राइट नाम का, केवल उससे हमने 5 महीने में कितनी सेल की। आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं, और करेंगे तो क्या तरीका फॉलो करेंगे? फॉर्मूला इफ वाला, इफ सम वाला आएगा, क्योंकि सम तो हमने कर दिया है। नहीं, इसमें क्या है, देखिए अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए, अगर हमें इफ का तो इसमें खैर कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन ये आप सही करें, इफ सम में सम इफ है वो फंक्शन, तो सम इफ यूज करेंगे। नहीं तो जिसे नहीं पता है वो क्या करेगा, वो देखिए सम ही करेगा, लेकिन एक बार सिलेक्ट करेगा स्प्राइट कहाँ लिखा है, ये स्प्राइट का प्राइस है, फिर कॉमा, अब ढूंढता ढूंढता नीचे फिर जाएगा सेकेंड मंथ के स्प्राइट, फिर नेक्स्ट मंथ में जाएगा, फिर स्प्राइट, फिर अगले मंथ में गया स्प्राइट, सिलेक्ट करता जा रहा है 1 बाय 1 कॉमा लगा करके, और फिर यहाँ पर फाइनली अगर ये 5 मंथ्स थे तो 5 मंथ्स में 5 टाइम सिलेक्ट करना पड़ा। अगर ये 12 मंथ का डेटा होता तो 12 टाइम्स हम ऐसे ही स्क्रॉल करते जाते, और सिलेक्ट करके जब हम एंटर करते तो देखिए हमें सम मिल गया कि टोटल सेल केवल स्प्राइट से हुई है हमारी 81,460 रुपीज। लेकिन अब आपने खुद देखा कि स्क्रॉलिंग में कितना टाइम हमारा जा रहा है और ढूंढने में कितना टाइम लग रहा है, जबकि ये तो केवल 10 प्रोडक्ट्स हैं। हो सकता है ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत लंबी हो। तो ऐसे केस में अगर आपको यही काम करना है तो करना तो क्या कुछ खास नहीं था, एडिशन ही तो करना था। बस ये था कि सभी प्रोडक्ट्स का टोटल ऐड नहीं करना था, आपको एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड करनी थी, और वो क्राइटेरिया है आपका कि स्प्राइट की ही वैल्यू ऐड करनी है, बाकी किसी की नहीं ऐड करनी है। तो अब ऐसे केस में हम यूज तो फंक्शन सम करेंगे, लेकिन सम के साथ हम सम इफ लगाएंगे, एक साथ ही लिखेंगे। और सम इफ को देखिए समझिएगा, इसमें हम ब्रैकेट के अंदर 3 चीजें लिखते हैं। सबसे पहले तो हम रेंज सिलेक्ट करते हैं, और रेंज सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाते हैं और फिर अपना क्राइटेरिया लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, सम इफ फंक्शन में हम वही रेंज सिलेक्ट करते हैं जिस रेंज में से हमें अपना क्राइटेरिया लेना है। जैसे
अभी जो हम एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं, तो हमारा क्राइटेरिया है स्प्राइट, नेम ऑफ अ प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट के नाम कहाँ लिखे हुए, इस बार पूरी लिस्ट में लिखे हैं। तो रेंज हमारी यहाँ से शुरू होगी, जहाँ से प्रोडक्ट के नेम शुरू हुए, और पूरी की पूरी रेंज नीचे तक, 12 महीने है तो 12 महीने तक पूरी रेंज सिलेक्ट करेंगे। तो ये हो गई हमारी रेंज। फिर हम लगाएंगे कीबोर्ड से कॉमा। अब हमारा आएगा दूसरे नंबर पे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में क्या है, प्रोडक्ट का नाम स्लाइस। क्राइटेरिया को हमेशा हम यहाँ पर डबल कोट्स में लिखेंगे, ये आप मिस नहीं कर सकते हैं, डबल कोट्स में ही आपको क्राइटेरिया डालना है। अब उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और अब तीसरी चीज हमें देनी है। तीसरी चीज है सम रेंज। सम रेंज का मतलब जिसका टोटल आपको कैलकुलेट करना है। तो अब आप क्या सिलेक्ट करेंगे, प्राइस वाली पूरी रेंज सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम इस तरह से, और हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। और अब आप देखिए यहाँ पर आपका जो आउटपुट आया है वो क्या आया है, 91,150। शायद हमने, अच्छा ये हमने स्लाइस निकाल दिया, हम पहले स्प्राइट का निकाल रहे थे, हम इसको यहाँ पे स्प्राइट ही कर देते हैं। इससे पहले एग्जाम्पल में हमने आपको स्प्राइट का निकाल के दिखाया था। तो देखिए सेम फिगर आ गई। उस काम को करने में टाइम ज्यादा लगा, मेहनत ज्यादा लगी, ये काम बहुत आसानी से हो गया। मैं दोबारा से करके दिखा रही हूँ आपको। एक बार दोबारा कर दीजिए। हाँ, हम दिखा रहे हैं आपको। अभी हम क्या चाहते हैं कि पूरे के पूरे 5 मंथ्स के डेटा में अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस वैल्यू है। अब हम देखना चाहते हैं कि केवल फैंटा से कितनी सेल हुई। प्रोडक्ट्स तो फैंटा 5 बार और लिखा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि केवल फैंटा को एक्सट्रैक्ट करो। तो इज इक्वल टू सम में ब्रैकेट ओपन करेंगे, फैंटा इस कॉलम में लिखा हुआ है, ये कॉलम सिलेक्ट किया, कॉमा, डबल कोट्स में, डबल कोट्स में हमने अपने प्रोडक्ट का नाम लिखा, डबल कोट्स क्लोज किए, कॉमा, और प्राइस की वैल्यू ये लिखिए। नीचे से ऊपर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो आपको देखिए पता चल गया कि फैंटा की सेल 88,400 रुपीज हुई। हो सकता है आपको शायद दिमाग में ये एक डाउट सा आ रहा हो कि ये काम तो हम फिल्टर कर लेते हैं, मैम ने इस फिल्टर तो बताया ही था, फिल्टर कमांड से भी तो हम फैंटा को फिल्टर कर लेते, तो फैंटा सब दिख जाता। लेकिन फिल्टर से आप केवल डिस्प्ले कर रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर फिल्टर करते और प्रोडक्ट का नाम आप फिल्टर करके कर देते यहाँ पे फैंटा, तो ये तो आपको पता चल गया कि फैंटा की जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की कितनी सेल है। लेकिन क्या आपको टोटल सेल पता चली? वो तो तब भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ती। और जबकि हमने यहाँ पे क्या किया है, बिना फिल्टर किए हमने टोटल निकाल करके देख लिया। तो देखिए कई बार एक्सेल में ऐसा होता है कि हम एक ऑप्शन को दूसरे ऑप्शन से मतलब ऐसे कंफ्यूज कर जाते हैं या मिक्स कर देते हैं कि ये काम तो फिल्टर से भी हो रहा है और ये काम इससे क्यों किया। तो ऐसा नहीं है, फिल्टर कमांड के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपको इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके कोई जो भी डिजायर्ड आप डेटा देखना चाहते हैं उसको डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। जबकि यहाँ पर समिट फंक्शन में क्या किया कि क्राइटेरिया के बेसिस पर आपको किसी इंडिविजुअल सेल्स में लिखी हुई वैल्यू के डेटा को ऐड करके दिखाया। तो एक्चुअली इस फंक्शन के थ्रू हम क्या कहना चाहते हैं, जैसे ये फंक्शन हम खोल रहे हैं, F2 हमने प्रेस कर दिया, तो ये फंक्शन कहता है कि इस पूरी रेंज में से केवल ये वर्ड सिलेक्ट कीजिए और इस पूरी रेंज में से उसकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज को ऐड करके रिटर्न कर दीजिए। क्लियर? एक बार और रिपीट कीजिएगा। हाँ, इस रेंज में से ये वाली वैल्यू को सिलेक्ट कीजिएगा जहां जहां फैंटा लिखा हो, और इस रेंज के अंदर से फैंटा की रेस्पेक्टिव वैल्यू को ऐड करके टोटल रिटर्न कीजिए। ये तरीका होता है इस फंक्शन को समझने का। ओके। मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ आपको। ये जरूरी नहीं है कि प्राइस का ही टोटल निकालना। अभी कई बार ऐसा भी शायद हो सकता है आपको जैसे आप लोग मशीन्स वगैरह की सेलिंग में रहते हैं, तो क्या कभी आपको ये देखना होता है कि पूरे एक साल में ये वाली मशीन कितने बार बिकी या कितने पीस इसके बिके, कितनी क्वांटिटी हमने इसकी सेल की। सपोज हमें ऐसा देखना हो, क्योंकि प्रोडक्ट नेम में हमने यहाँ पे जरूर कोक, पेप्सी, ड्यू लिख रखा है, लेकिन ये प्रोडक्ट तो कोई भी मशीनरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई ऑटोमोबाइल हो सकता है। तो अब मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ये देखना चाहते थे कि पूरे 5 महीने में हमने टोटल ड्यू के कितनी क्वांटिटी सेल की, ड्यू कितना बिका, टोटल कितना बिका,
तो अब आपको टोटल प्राइस नहीं निकालना है कि उसने ड्यू से सेल कितनी हुई, ड्यू की टोटल क्वांटिटी कितनी सेल की ये निकालना है, तब भी आप इसी फंक्शन का यूज करेंगे। हम यहाँ यही कहेंगे इज इक्वल टू सम इफ, अब ड्यू कौन से कॉलम में लिखा है, इस कॉलम में लिखा है, इसी को हमने सिलेक्ट किया, फिर कॉमा, अब हमारा क्राइटेरिया क्या है, ड्यू, डबल कोट्स में ड्यू लिख दिया, फिर कॉमा, और अब की किसका टोटल चाहिए, अब की टोटल चाहिए हमको क्वांटिटी का, तो क्वांटिटी वाला कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे ऐसे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो बताएगा कि 1900, मान लीजिए हमने कह दिया कि हमारे कैंस बिके या 1900 पैकेट्स बिके या हमारे 1900 बंडल्स बिके या 1900 मशीन्स बिकी, इतने पीसेस बिके, जो भी है, तो ये आप स्पेसिफिक क्वांटिटी का टोटल आपने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए निकाल के देख दिया। क्लियर? क्लियर। चलिए एक मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ, अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप ही बताइएगा। अभी हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि पूरे इस 5 मंथ्स के डेटा में हमें टोटल निकालना है, प्राइस का टोटल निकालना है, सपोज थम्स अप के लिए, कि टोटल थम्स अप से हमने कितनी सेल की, तो हम कैसे लिखेंगे, इक्वल्स इज टू, इक्वल टू सम इफ वेरी गुड, ब्रैकेट, करेक्ट, फिर हम लोग नेम पे जाएंगे, नेम को सिलेक्ट करेंगे, पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली हमने, यस, कॉमा, करेक्ट, फिर कॉमा डबल डबल वो लगाएंगे, डबल कोट्स, वी विल राइट, ये क्या बोला था आपने मैम, प्रोडक्ट थम्स अप, सब, डबल कोट्स क्लोज कर दिए, हाँ, फिर उसके बाद अगेन कॉमा लगेगा, यस, then we have to see the number of say quantity. प्राइस, Acha, we have to see the price. Now, then we will yes, go into the price selection. देन Then comma close करेंगे ब्रैकेट क्लोज कर दिया and enter. तो इस तरह से देखिए आप एडिशन कर रहे हैं लेकिन सारी वैल्यूज ऐड नहीं हो रही हैं, केवल वही वैल्यूज आप ऐड कर पा रहे हैं जो आपके क्राइटेरिया में फॉल कर रही है। क्लियर? Clear, clear. अगर एम्प्लॉइज के डेटाबेस में मान लीजिए आपको ये देखना होता कि सपोज एक एम्प्लॉय एक्स है जो आपके यहाँ काम कर रहा है और एनुअल रिपोर्ट में आप देखना चाहते हैं कि एम्प्लॉय एक्स ने पूरे साल में कितनी छुट्टियां ली, तो छुट्टियों का तो एक कॉलम है जिसमें सभी की छुट्टियां लिखी हैं, लेकिन आपको निकालना है एक्स एम्प्लॉय की टोटल नंबर ऑफ लीव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। तो ये काम भी आप सम इफ से कर सकते थे। आपने सेल की टोटल निकालना है कि भाई एक किसी मतलब हर एम्प्लॉय हर महीने में कुछ ना कुछ सेल फिगर निकालता है, तो उसने पूरे साल में टोटल सेल कितना कराया, ऐसे कुछ भी जब आपको टोटल भी करना है लेकिन आपको सारी वैल्यूज को ऐड नहीं करना है, कोई इंडिविजुअल क्राइटेरिया के बेस पे आपको ऐड करना है, तब आप सम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। क्लियर है? हाँ, एक क्वेश्चन है मैम, जैसे नॉर्मली एक सिंपल एज अ इलिटरेट एक्सेल गाय, जैसे पहले हम करते थे, ये जो ऑटो सम वाला लिखा है ना, सिग्मा का जो साइन दिया है, हाँ सारे वो उठा के जो भी कैलकुलेशन होते थे वो इससे कर देते थे। वाज इट अ करेक्ट प्रोसेस और ये क्या था मतलब? नहीं एब्सोल्युटली वो करेक्ट है। वो चीज जो हम आपको ऑल्ट इज इक्वल टू बताते हैं, वो ऑल्ट इज इक्वल टू इज शॉर्टकट टू दैट बटन ओनली जो आप करते हैं। हाँ जैसे हमने यहाँ पे कुछ भी फिगर्स लिखी, तो आप क्या कर रहे हो, आप ये चीज को करने के लिए यहाँ से आते थे, ये किया और एंटर कर देते होंगे जी, है ना, तो ये हमारी फिगर आ गई। हम क्या करते हैं, हम थोड़ा माउस पे कम डिपेंड करना चाहते हैं, तो हमने ये किया और हम यहाँ पे ऑल्ट इज इक्वल टू करके एंटर कर देते हैं, तो देखिए सेम फिगर आ गई। तो दिस ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू इज शॉर्टकट टू दिस ऑटो सम, बट दिस इज ओनली फॉर सम। अगर आपको और कोई कैलकुलेशन करनी है तो ऑल्ट इज इक्वल टू आपके लिए हेल्प नहीं करेगा, फिर आपको फंक्शन यूज करने पड़ेंगे या अपना जो भी फॉर्मूला आप लगाना चाह रहे हैं वो लगाना होगा। बट इसमें और ऑप्शंस भी तो आ रहे हैं, व्हाट आर दोज ऑप्शंस? हाँ जैसे मैंने आपको फंक्शन बताया वैसे यहाँ पर भी आ रहे हैं। अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करना है तो आपने बस उस पर क्लिक किया और एंटर कर दिया तो ये एवरेज आ गया। अगर आपको हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है तो आपने इस पे क्लिक किया मैक्स पे और एंटर कर दिया तो इस रेंज में से हाईएस्ट वैल्यू निकल के आ गई। ऐसे ही अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो मिन पे क्लिक किया और एंटर किया, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि आप इस पर क्लिक करके करते हैं, हमने वही चीज आपको टाइप करके बताई है, क्योंकि जरूरी नहीं है
कई बार ऐसा होता है कि हमें वैल्यूज रैंडम भी लेनी होती है, एक पूरी रेंज पे काम करना हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कई बार आपने पूछा कि मैम बीच में कॉलम्स है तो हमें ना स्किप करना होगा, तो अगर स्किप करके वैल्यूज लेनी होती है तब फिर यहाँ से आपके लिए जो है वो फ्रूटफुल नहीं, वो फ्रूटफुल तभी है जब आपको पूरी रेंज पे काम करना है। जैसे यहाँ मान लीजिए हमने छोटी छोटी वैल्यू लिख दी, हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 6 लिखा और 5 लिखा, ठीक है। अभी अगर आपको इसको पूरे को का एवरेज निकालना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और एवरेज पे क्लिक कर देंगे, एंटर करेंगे तो 3.5 एवरेज आ गया। लेकिन मान लीजिए मुझे निकालना है एवरेज ऑफ 1, 6 एंड 5, माने आई नीड टू स्किप सम वैल्यूज फ्रॉम अ रेंज, तब फिर ये काम बिना लिखे नहीं होगा, तब आपको लिखना ही पड़ेगा इज इक्वल टू एवरेज, आप ब्रैकेट ओपन करोगे, आप सेल सिलेक्ट करोगे कॉमा कॉमा करके 1, 2 एंड 3 ऐसे, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो भी देखिए हमारा आउटपुट आ जाएगा। बट ये है फर्क, ये है कि वहां से क्लिक करके होता है तो वो भी तरीका ठीक है, वो गलत नहीं है, मगर ये कि ये उनके लिए है जो लोग ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं। हम लोग क्या है कि थोड़ा टाइपिंग में और ये कीबोर्ड पे ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, तो हम चाहते हैं जितनी देर में क्लिक करेंगे उतनी देर में हम लिख डालेंगे, तो वो चीज है। बट फिर भी जी आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जो आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगे वो ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फंक्शंस वही सारे हैं जो मैंने बताए, ये देखिए सम है, एवरेज है, काउंट जो नॉर्मल काउंट फंक्शन बताया था ये वो है, और मैक्सिमम मिनिमम। इसके अलावा और ये और मोर हाँ, और इसके आ अलावा जाएंगे। तो फिर ये आप मतलब फिर एंडलेस है, नॉन एंडिंग लिस्ट आ जाएगी आपके पास। मोर फंक्शंस में अगर आप क्लिक यहाँ पर यूज करेंगे तब तो फिर एक नॉन एंडिंग लिस्ट है, क्योंकि एक्सेल में बहुत से फंक्शंस हैं। अगर हम यहाँ पर आपको दिखाएं तो इतने फंक्शंस हैं एक्सेल में जो कि सबकी रिक्वायरमेंट के नहीं होते, कुछ इसमें आपकी रिक्वायरमेंट के हैं, कुछ हमारी रिक्वायरमेंट के हैं, कुछ उन लोगों की रिक्वायरमेंट के हैं जो वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कुछ उन लोगों के लिए हैं जो कि कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन में है, मतलब सिंपल मैथ्स फील्ड में है। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन या इंडिविजुअल्स नीड यहाँ पर इतनी लंबी लिस्ट होती है फंक्शंस की। बट हम वही फंक्शंस यहाँ पर आपको बता रहे हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट में है या कॉमन इन यूज होते हैं। ओके, ओके हाँ जी। तो ये तो हो गया हमारा सम इफ फंक्शन। आप सम इफ फंक्शन के बाद लास्ट है हमारा फंक्शन काउंट इफ। बहुत दोनों में सिमिलैरिटी रखती है, लेकिन दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, बस यही एक सिमिलैरिटी है कि बोथ द फंक्शन बिलोंग्स टू सेम क्राइटेरिया, सेम कैटेगरी। सम इफ का यूज हम तब करते हैं व्हेन वी नीड टू ऐड सम वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। बट इफ वी वांट टू टेक आउट a counting a number of cells which are falling into my given criteria, then I need to work with count if function. For example, ये रिपोर्ट कार्ड का डेटा है जो बहुत बड़ा डेटाबेस है, यहाँ पर काफी सारी चीजें यहाँ रिपीट हुई हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ ये देखना चाहती हूँ, ये परसेंटेज के कॉलम में हम आ गए, ये यहाँ पर हमें परसेंटेज दिख रहा है, यहाँ ग्रेड दिख रही है, ग्रेड पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ देखना चाहते हैं कि इन पूरे के पूरे यूनिट टेस्ट में कितने बच्चों की ए ग्रेड आई है। किसी एक इंडिविजुअल यूनिट टेस्ट को ले लेते हैं, यूनिट टेस्ट 1 में कितने बच्चों की ए ग्रेड आई है। मैं फ्रीज कर देती हूँ पेन आपको ताकि आप समझ पाएंगे। यहाँ पर हम फ्रीज कर रहे हैं, व्यू में आए, फ्रीज पे आए और फ्रीज कर दिया। अब हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर हमें ये ग्रेड्स दिख रहे हैं और ये यूनिट टेस्ट 1 है। अब यूनिट टेस्ट 1 में फिलहाल तो हमारे पास 10 ही बच्चे हैं, लेकिन ये ज्यादा भी हो सकते थे, यूजुअली क्लास में मिनिमम 40 स्टूडेंट्स होते हैं। तो अब उन 40 बच्चों में हमें ये देखना है कि कितने बच्चे जो हैं, हाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड ए ग्रेड। तो आई वांट टू काउंट सेल्स, नॉर्मली हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 3 आर देयर, ऐसे हमने बता दिया क्योंकि यूनिट टेस्ट 1 यहीं तक है हमारा। लेकिन अगर यही काम मैनुअली नहीं करना है तब हम यूज करेंगे फंक्शन काउंट इफ। काउंट इफ लिखेंगे, ब्रैकेट में सबसे पहले वो रेंज दे देंगे, कहाँ से कहाँ तक आपको काउंटिंग करनी है। हमें यूनिट टेस्ट 1 में ही काउंट करना था केवल, तो हमने ये रेंज सिलेक्ट करी और कॉमा, हमारा क्राइटेरिया क्या है, ए, डबल कोट्स में ही देखिए क्राइटेरिया देंगे और एंटर करेंगे, ये देखिए 3 निकल करके आ गया। तो जो हम ऐसे गिन रहे हैं 1, 2, 3, ये हमें गिनने की जरूरत नहीं है, हम सीधे फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो ये केवल 10 बच्चे हैं। अगर ये बच्चे 40 होते
तो आपको 40 बच्चों के लिए मतलब कम से कम यहाँ तक आपको देखना पड़ता है स्क्रॉल करके नीचे, और तब काउंटिंग करनी पड़ती। ऐसे क्या है कि आपने बस एक ही बार ये फंक्शन अप्लाई किया और पूरी रेंज सिलेक्ट करके सिर्फ आप अपना क्राइटेरिया दे दीजिए, तो आप काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स जो कि आपके क्राइटेरिया में आ रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल दे रही हूं मैं, यहाँ पर हमने सेल का डेटा निकाला था, अभी सेल के बेसिस पे हमने कमीशन कैलकुलेट किया था, तो यहीं पर वो सेल वाला डेटा हमारे पास पड़ा है। अभी अगर हम यहाँ देखना चाहते हैं कि इसमें कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो कि ग्रेटर देन 20,000 है, यानी हम ये देखना चाहते हैं कि इस महीने में कितने लोगों ने 20,000 से अबव सेल किया, ये देखना चाहते हैं। तो हम यूज करेंगे फिर से एक बार कितने कितने लोग हैं, ये काउंटिंग करनी है, तो कह देंगे काउंट इफ सेल का पूरा कॉलम कॉमा ग्रेटर देन 20,000, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। यहाँ भी 3 है, हम चेक कर लेते हैं 1 2 एंड, और अगर हम कहते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20,000, तो जो 20,000 वाली वैल्यूज है वो भी आ जाएंगी। ग्रेटर देन इक्वल्स टू हम इस तरह से लिखेंगे कीबोर्ड से, पहले ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, फिर इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और तब अपनी वैल्यू लिखेंगे और एंटर करेंगे, तो अब इसमें 20,000 वाला भी इंक्लूड हो गया। तो इस तरह से अगर आपको काउंटिंग करनी है तो काउंटिंग भी आप कर सकते हैं अपने किसी भी क्राइटेरिया के बेसिस पर। तो सम इफ फंक्शन है, इफ फंक्शन है और काउंट इफ फंक्शन है, तीनों के अपने अलग यूजेज हैं, तीनों को आप अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर यूज करते हैं। कोई सिमिलैरिटी तीनों की नहीं है, बस ये है कि ये तीनों लॉजिकल फंक्शन है और कंडीशंस पे आपको काम करने में हेल्प करते हैं। तो फंक्शंस जो मुझे बताने थे वो सारे खत्म हो गए हमारे।